नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, अगर अभी आप 1.5 टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लेने की सोच रहे हो या इवन 1.0 टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लेने की सोच रहे हो फ्रॉम वॉक्सवैगन, स्कोडा, हुंडई, टाटा मोटर्स या महिंद्रा के जो GDI इंजन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज ये अभी जिस कार में बैठा हूँ ये मेरी अपनी कार है, वॉक्सवैगन T-Roc, जिसमें 1.5 TSI टर्बोचार्ज्ड इंजन है विद 7 स्पीड ऑटोमेटिक DSG गियर बॉक्स। तो बहुत क्वेश्चन जो है मुझे आते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी इसकी शहर में और हाईवेज पे कैसी है। तो अभी क्या है, मैं एक 25 किलोमीटर का छोटा सा ट्रिप जो है वो करने जा रहा हूँ। इसको ट्रिप तो नहीं बोल सकते, बट बेसिकली एक काम करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें काइंड ऑफ स्ट्रीट भी इन्वॉल्व होगा और हाईवे भी इन्वॉल्व होगा। तो रियल टाइम जो है वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि काफी मिथ्स हैं टर्बोचार्ज को लेके, बट एक चीज आप जरूर याद में रखिए कि जब भी आप टर्बोचार्ज इंजन पेट्रोल 1.0 या 1.5 लोगे, तो जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि 1700 आरपीएम के ऊपर जो 3500 तक का बैंड रहता है, उसमें ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होते हैं ये पर्टिकुलर टर्बोचार्ज इंजन्स। और अगर सपोज कीजिए आप 70 to 90 के बीच बीच में चलाते हैं, तो हाईवे में लिटरली मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं 100 प्लस, जिसमें लोग 20 प्लस की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो निकाल लेते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूं रियल टाइम, तो 18-19 की तो मैं बहुत आराम से निकाल लेता हूं विदाउट इवन थिंकिंग कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कोई मैटर करती है। बिकॉज टर्बोचार्ज इंजन जब आप लेते हो तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो मुझे लगता है कि आपके मन में परफॉर्मेंस ही रहती है। बट अगेन, अगर आप चाहो तो इससे काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल भी सकते हो। तो अभी मैं चला के आता हूँ, थोड़ी सी गाड़ी जो है उसको आइडलिंग कर लेते हैं और इसको रीसेट कर लेते हैं। तो चाहे आपको ब्रांड्स मना भी करें, बट मुझे लगता है कि 30 सेकेंड्स जो है आइडलिंग आपको करनी चाहिए। तो अभी हुआ क्या था कि ये वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी मैंने हवा भरी है टायरों में, तो आइडलिंग हल्की फुल्की हो चुकी है। तो अगर आप देखें तो सुई जो है मेरी 1000 आरपीएम से थोड़ी नीचे है। ये 1.5 जो है 750 आरपीएम पे जो है वो इसकी आइडलिंग होती है, इस पर सेटल रहता है। तो एक काम मैं और करता हूँ, इसको रीसेट कर लेता हूँ ताकि जो नंबर है हमारे पास वो एकदम एक्यूरेट आए। ये मैंने अभी ये कर दिया और इसमें भी इसमें हम कर देते हैं ड्राइविंग डेटा सिंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म, सिंस रीफ्यूलिंग। तो मुझे लगता है कि जो डेटा आएगा हमारे पास वो हमें इधर से देखना होगा, कंजम्पशन या ओवरव्यू में जी। तो ये भी मैंने जो है वो रीसेट कर लिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये गॉगल्स मैंने अपने आप को गिफ्ट किए थे जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बने हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर योर स्मॉल अचीवमेंट्स। और इसको मैं संभाल देता हूँ, नॉट बैड। ओके, सीट बेल्ट मैंने लगा ली है। टायर प्रेशर है 35 के आसपास। आइडलिंग आप देख सकते हो अभी 750 के आसपास है। तो 20% ये रहने वाला है रास्ता जो सिटी में होगा। सिटी भी नहीं, एक गिल विलेज है, उसमें से निकल के जाऊंगा मैं, जिसमें स्पीड बनेगी नहीं बिल्कुल। मेरी अपनी कॉलोनी भी जो है ये भी 1-1.5 किलोमीटर फैली हुई है, तो इसमें भी स्ट्रीट ही आप मान लीजिए। तो इससे एक रियल टाइम नंबर हमारे पास आ जाएगा। और जैसे मैं ड्राइव करता हूँ बिल्कुल वैसे ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूल एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में कोई ओवरटेक्स को अवॉइड करूँगा या ऐसे कुछ। बिकॉज फन फैक्टर के लिए गाड़ी ली है तो वैसे ही चलेगी। और अगर हल्की फुल्की आपको रैटल की आवाज़ आ रही है व्यूअर्स, तो ये मेरे नया शैम्पू मेरा डिलीवर हुआ था, तो इसकी बॉटल अभी इधर ही पड़ी हुई है। एक ये पॉलीथीन का बैग भी है इधर गाड़ी में। अदरवाइज कोई रैटलिंग नहीं है। 4 साल से ऊपर हो गए हैं, सितंबर में 4 साल हुए थे और अभी तो 4.5 साल के आसपास हो चुके हैं इस T-Roc को। 43,986, मतलब आज तो मुझे लगता है कि ट्रिप के दौरान ये 44,000 भी जो है वो हो जाएगी, आई बिलीव, यस हो जाएगी। एंड रैटलिंग इसकी जो है आती है वो पीछे जो इसकी पार्सल ट्रेन है उसमें, जहाँ पे ये सेटल होती है उसमें। हालांकि अपनी तरफ से तो VW ने बड़ा अच्छा किया हुआ है, बट स्टिल प्लास्टिक में कुछ प्ले है तो उसकी आवाज़ जो है वो आती रहती है। उसमें फिर मैंने हल्की फुल्की खुद ही कई बार पैडिंग कर लेता हूँ, बट इसको मैं अभी तक अच्छे से फिक्स कर नहीं पाया हूँ। तो जैसे पार्सल ट्रे हटाता हूँ तो रैटलिंग की जो आवाज़ है बिल्कुल खत्म हो जाती है। बट अदरवाइज टिल डेट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार। और मेरा कोई इरादा नहीं है इसको चेंज करने का, या आई डोंट इवन फील लाइक कि अपग्रेड करनी चाहिए। 2 कारण हैं उसके। एक तो जैसे गवर्नमेंट्स के रवैये हैं कि हम गाड़ी बहुत देर के लिए रख नहीं सकते, 10-15 साल, मतलब 10-15 साल भी कोई छोटा असर नहीं होता। बट इवन देन मुझे लगता है कि
आफ्टर पेइंग सो मच टैक्सेस, और आप गाड़ी भी लो जिस पे फर्दर आप GST प्लस सेस दोगे, और फिर भी आपको 10-15 साल के लिए ही टाइम मिले गाड़ी रखने के लिए, जिससे होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए मैंने बहुत देर नहीं भी रखनी हो, मैंने 10th ईयर तक बहुत अच्छी मेंटेन की है कार, तो ऑब्वियसली फिर उसकी रीसेल तो कुछ नहीं ना रह जाती, आपका एक एसेट तो फिर ये डेप्रिशिएटिंग एसेट जो है वो बन जाता है। तो अभी समवेयर आई डोंट नो, मे बी आई एम ग्रोइंग अप, तो मुझे वर्थ जो है वो नहीं लग रही, खास करके जब मैं ऐसी कार चला रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एनीथिंग अबव 25 लाख वो बहुत ही, अगर आपके पास फालतू पैसा है तभी आपको गाड़ी जो है वो उसके ऊपर जो है वो जाना चाहिए। या ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही 7 सीटर की है तब ठीक है, XUV 700, मेरिडियन, फॉर्च्यूनर, कॉर्डियक, ऐसी कार जो है वो वर्थ है, स्पेशली व्हेन यू ट्रेवल विद 6-7 पर्सन्स 80% ऑफ द टाइम। बट मेरे लिए आई एम वेरी हैप्पी, मतलब व्हेन एवर आई ड्रोव टिगुआन या इवन Q5 लेटली, तो शायद मुझे वो उतनी मोटिवेशन नहीं आई कि आई शुड रिप्लेस माई कार। आई विल ट्राई टू मेंटेन माई कार एज मच एज पॉसिबल। अभी 44,000 चल चुकी है, तो मैं 70-80,000 तक तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा ऐसा कुछ, मतलब और प्रायोरिटीज़ हैं, आई विल फोकस ऑन दैट। और फोमो वाला तो वैसे ही बिल्कुल, आई डोंट लेट फोमो प्ले इनटू माय माइंड इन एनी वे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ गिल विलेज से, एज यू कैन सी, नॉट यू कैन नॉट सी बट आई कैन टेल यू कि स्पीड मेरी जो है वो D2 में है एंड 20 के आसपास स्पीड है। ये मैं कहता भी हूँ कि गलियों में आपकी स्पीड 20-25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसपास घर हैं यार लोगों के। मेरे खुद 2 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ उन चीज़ों को कि गेट जब खुले रहते हैं ना घरों के, तो एकदम से कोई भी बच्चा भाग के आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है। आप उस सिनारियो को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आपकी स्पीड उतनी होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे भी आप ब्रेक लगाएं तो किसी का नुकसान ना हो, जान माल का। तो अभी काफ़ी रश है यार गिल विलेज में आज, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, बाइक्स, गलियाँ भी पतली पतली हैं। तो इससे होता क्या है यार, 20-25 किलोमीटर हम चलाएंगे ना तो एक सही नंबर हमें पता चल जाएगा। मैं बहुत इजीली आपको एक हाईवे स्ट्रेच पे जाके दिखा सकता हूँ 70-80 पे चला के कि देखो मेरी गाड़ी 20+ फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो दे रही है। बट दैट इज़ नॉट द रियल नंबर, दैट इज़ नॉट हाउ यू ड्राइव इन द सिटी, राइट? क्योंकि उसमें तो फिर देखिए रश भी रहता है, सिग्नल्स भी रहते हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स प्ले द रोल। बट एक चीज़ जैसे मैंने आपको बोली कि शहर में विद AC आपको 11-12 की बहुत ईजिली जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट सर्विस। AC से मुझे याद आया, मैं गाड़ी का AC मैंने नहीं चलाया हुआ, तो वो चीज़ इसको हेल्प करेगी। उसका रीज़न है कि 22 टेम्परेचर है अभी, बहुत अच्छा वेदर है। यस, इट्स वेरी नाइस। मैं इसको थोड़ा सा जो शेड है इसको ओपन कर देता हूँ, सनरूफ मेरी ऐसी रहेगी, तो मौसम अच्छा है, देयर इज़ नो नीड टू स्विच ऑन AC। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर 44,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो एज एक्सपेक्टेड विद VW परफॉर्मेंस ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर इंजन थोड़ा सा अपनी, अभी मैं बोल सकता हूँ कि बचपने से निकल के जवानी वाले फेज़ में है, कह सकते हैं कि 30,000 से लेके 80-90 हज़ार तक वो उसकी जो सबसे जवानी वाला फेज़ है, द बेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंजन। खास करके जब आपकी गाड़ी सिटी में चलती है, अगर हाईवेज पे चलती होती तो वो जो पर्टिकुलर बैंड है उसको मैं और एक्सटेंड कर दूं, बिकॉज जो मटेरियल्स हैं, जो इंजन ऑयल है, सब कुछ, मतलब वो एक पीक परफॉर्मेंस जो गाड़ी की होनी चाहिए। तो अभी कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं है, देयर इज़ नथिंग, यू फील लाइक कि गाड़ी बिल्कुल आपकी पहले दिन जैसी है। और ख़ास करके जब मैं गाड़ी ये सर्विस करवा के लेके आता हूँ तब असली मज़ा आता है, तो बिल्कुल मुझे वही फील आती है, बिकॉज इसके लुक्स भी वैसी हैं कि पेंट या ओवरऑल जो वियर एंड टियर वाले पार्ट्स भी हैं उनका भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। चाहे ब्रेक्स की मैं बात करूँ, चाहे मैं ये ट्रिम्स रहते हैं, क्रोम ट्रिम या रबर बीडिंग, वो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो एक वैसी फीलिंग नहीं आती कि आप कोई पुरानी गाड़ी जो है वो चला रहे हो, 4-4.5 साल पुरानी। तो ये भी रोल प्ले करती है। तो अभी व्यूअर्स मैं हाईवे पे चढ़ चुका हूँ, ओके, लेट देम ओवरटेक, और अभी मैं राइट लेन में आ गया और अभी मैं अपनी स्पीड जो है रेगुलर पकड़ लेता हूँ। अभी मेरी थोड़ा सा रश है, ये मलेरकोटला हाईवे है, इस पर 50-60 तक मैं मेंटेन करूँगा। एज आई सेड कि द आइडिया इज़ नॉट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी बट टू शो यू द रियल टाइम नंबर्स। लेन असिस्ट मैंने ऑफ किया हुआ है। AEB ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग थैंकफुली मेरी गाड़ी में है, कैमरा बेस्ड, वो ऑन ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि उसको जब आप ऑफ करते हो तो स्पीड जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो चीज़ जो है वो ऑन है। एंड गियर शिफ्टिंग इज सो स्मूथ, मतलब आपको सिर्फ हल्की सी, मुझे नहीं मालूम कि आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही है कि नहीं, आपको सिर्फ आवाज़ आती है कि गियर जो है वो अप शिफ्ट हो रहा है या डाउन शिफ्ट हो रहा है। पहली बात तो इंजन की आवाज़ ही बहुत कम है, सिर्फ टायर्स की हल्की फुल्की आवाज़ है जो मेरे
अपग्रेडेड हैं थोड़े से 215 विद 60 प्रोफाइल बिकॉज ऑफ द कंफर्ट। ये भी अभी मैं स्टॉक में वापस आने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि टायर जो हैं वो 35,000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये देखिए, जब अप शिफ्टिंग होती है तो स्पीड ऐसी ही रहती है, बिल्कुल स्टैटिक, नहीं पता चलता कि गियर डल रहे हैं। ये देखिए D5, D6, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ ऑपरेट कर रही है, मैकेनिकली ऑपरेट नहीं कर रही। ये देखिए D6 में हूँ आराम से, और लिटरली मेरे RPMs जो हैं वो 1200-1300 हैं। मतलब इतने में तो मुझे लगता है कि टर्बो भी किक इन नहीं हुआ होगा, बट इवन देन मेरे पास जो है वो पावर डिस्पोजल पे। अभी इसने डाउन शिफ्ट किया D5, नो जर्क्स व्हाटसोएवर, नथिंग। मतलब ठीक है, DSG पे कुछ प्लॉट्स लगे हुए हैं पास्ट में बिकॉज ऑफ द ट्यूनिंग विद डीजल, बट पेट्रोल में ऐसे कोई नोन इश्यूज़ नहीं है, और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है 1.5 DSG के साथ। एंड एग्जैक्टली वाई वर्टस एंड स्लाविया टाइगुन कुशाक दे सेलिंग इन गुड नंबर्स। अब मैं थोड़ा सा इसको दबाता हूँ। अभी मैं 80 पे हूँ, स्पीड लिमिट भी इस सड़क पे 80-90 की ही है, तो 85 पे मैं स्टैटिक रख रहा हूँ। अभी भी जो है D7 नहीं डला, D6 पे ही है। तो D7 तब इन्वॉल्व होता है जब आप स्टैटिक नंबर थोड़े लंबे समय के लिए रखते हो, 80, 85, 90, तो फिर गियर बॉक्स महसूस करता है कि इसको टॉप गियर में लेके आया जा सके। बट अभी D6 ही है, तो एक बिल्कुल रिलैक्स्ड ड्राइविंग अभी हो रही है। कभी 70, क्योंकि बीच बीच में कुछ कट्स हैं। ये देखिए, अभी ब्रेक मुझे जो है वो लगानी पड़ी, ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप्स विद थिंग्स लाइक दीज। फिर से मैंने किया पुल, D4, D5, 70 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत मज़ा आता है यार चला के, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि 1.5 विद TSG क्या चीज़ है। कुछ अच्छा नहीं लगता यार इसको चलाने के बाद। इसको चला के अच्छा आपको सिर्फ 2.0 DSG लग सकता है, क्योंकि कोई और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इवन टॉर्क कन्वर्टर या कुछ और, तो कंपैरिजन जब हो जाता है ना, तो इतना स्मूथ गियर बॉक्स नहीं है यार। मतलब ना, वो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जस्ट लाइक EV, आप EV को पुल करते हो, तो सपोज कीजिए मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँ कि D2, D3, D4, आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है, क्यों नंबर आ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग दैट वाइल ड्राइविंग। देयर इज़ नो जर्क, देयर इज़ नो, आई विल से सम काइंड ऑफ स्लाइट काइंड ऑफ इवन जर्क, जिसमें आपको पता लगे कि मैकेनिकली कुछ हो रहा है। नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बट यू जस्ट ड्राइविंग कि जैसे कोई एक ही मोटर है, आप उसको पुल कर रहे हो और उसको छोड़ रहे हो। अभी ओवरटेक करेंगे, जो सबसे मज़ेदार काम रहता है, बट सामने ऑल्टिस है तो आई अवॉइड। बट 2 ट्रक्स, मतलब ये तो मेरा फेवरेट सिनारियो होता है कि 2 ट्रक्स ओवरटेक करें। तो मैं देखता हूँ जैसी जगह मिलती है। 1 सेकेंड, क्योंकि अकेला इंजन मैटर नहीं करता, यू आर प्लानिंग टू थिंक कि लेफ्ट साइड पे भी कोई ना हो, कोई सड़क पे ना आ जाए, एंड लेट्स गो। मैं D में रखता हूँ। ये देखिए, आप एक को किया, अभी मैंने पैडल हटा दिया है बिकॉज मेरे सामने Corolla Altis भी है, नेचुरली एस्पिरेटेड, विच इज़ टेकिंग फॉरएवर टू ओवरटेक दैट ट्रक। और मैंने कब से पैडल हटाया हुआ है और मैं आराम से ओवरटेक दूसरे ट्रक को भी कर रहा हूँ। और अगर ये Corolla Altis मेरे सामने ना होती तो इट वाज मैटर ऑफ सेकंड्स विद दिस 1.5 टर्बोचार्ज्ड DSG। तो 65-70 पे हम जा रहे हैं। डिस्टेंस हमने कवर कर लिया 7 किलोमीटर्स। ऑल गुड। द वेदर इज सो गुड यार टुडे, तो सेकंड का मन कर रहा है। बाकी एक और अच्छी बात कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरी गाड़ी के, अब 4.5 साल कोई छोटा टाइम तो होता नहीं। अगर पावर विंडोज़ हैं, 1 टच अप डाउन, ठीक है, बैकलिट, या इवन ADAS फीचर्स जो हैं, म्यूज़िक सिस्टम है, 6 स्पीकर्स, डिजिटल कॉकपिट है, AC के कंट्रोल्स हैं, वॉशर वाइपर या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, लाइट्स, है ना, पैनोरामिक सनरूफ, ये जो विंडोज़ हैं, ठीक है, दीज आर एंटी पिंच, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें अभी तक कुछ भी इसमें ख़राब नहीं हुआ है। एक चीज़ ख़राब जो रहती है वो मेरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो टाइम है वो रीसेट हो जाता है रैंडमली। कभी अभी जैसे देखो तो 4:45 सुबह के 4 बजे हुए हैं, जबकि असली टाइम जो है वो 1:15 बजा हुआ है दिन का। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। AC वेंट जो है मेरा पीछे टूट गया है। बच्चे बहुत शरारती हैं मेरे, टांगे वगैरह मारते रहते हैं, मैं कुछ कहता नहीं हूँ क्योंकि गाड़ी तो उनकी है। तो ये AC वेंट टूटा हुआ है एक, बट मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, फोल्डिंग मिरर्स, एवरीथिंग, है ना, मतलब कुछ भी, ये ऑटो हेडलैम्प्स, IRVM, एवरीथिंग इज इन टॉप नॉच शेप। कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। छोटा सा हॉल्ट ले रहा हूँ व्यूअर्स, 1 सेकेंड। इधर से मैंने एक हल्का फुल्का एक काम जहाँ पे करना है, 1 सेकेंड। तो ट्रिप को रिज्यूम कर रहा हूँ व्यूअर्स। और ये जो चीज़ मैं कह रहा था कि मेरी गाड़ी अपडेट करने का कोई मन नहीं है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले ये भी चीज़ करती है कि गाड़ी ऑलरेडी 2020 में बनी होने के बावजूद भी फीचर लोडेड है, जो कि चीज़ सेकेंडरी है स्टिल,
फीचर लोडेड से मेरा मतलब है कि यू आर फ्यूचर प्रूफ। आपको आज की डेट में भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि क्या चीज़ आप लेके घूम रहे हो। टर्बो इंजन आपके पास है, DSG गियर बॉक्स आपके पास है, राइट। अगर अडास की चर्चा 2025 में हो रही है तो ऑलरेडी यू हैव दैट। 6 स्पीकर्स आपके पास हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट। पैनोरामिक सनरूफ अगर लोगों को अच्छी लगती है, अगर मेरे वाइफ को या बच्चों को अच्छी लगती है तो वो भी इसमें है, ठीक है। स्लाविया हमने ली, उसमें नहीं है तो हम उसमें कुछ भी सनरूफ वाली चीज़ को मिस नहीं करते। उसके अलावा डिजिटल कॉकपिट जो है वो इतना बढ़िया बनाया गया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि डिजिटल कॉकपिट अगर आपने देना ही है तो आप उसमें डायल्स जो हैं वो एनालॉग जैसे दीजिए, तो वो भी इसमें है। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाकी जो है वो वायर्ड है चाहे, बट स्टिल दैट सर्व्स द पर्पज़। आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जो है वो इसमें आप कर सकते हैं कनेक्ट। रियर वेंट्स हैं, अगर मैं प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करूँ, चारों विंडोज़ जो हैं वो अप डाउन है विद वन टच अप डाउन बेसिकली विद एंटी पिंच फंक्शन। और इवन जो ये सनरूफ भी है ये भी एंटी पिंच है। अगर मैं इसको हाथ रख दूंगा तो वो अपने आप खुल जाएगी। अगर इसको बंद करने की कोशिश करूंगा तो अगर मेरा हाथ इसमें होगा तो वो खुल जाएगी। और चाबी से ही जो है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, विंडोज़ ऊपर नीचे चाबी से ही कर सकता हूँ। पुश स्टार्ट है। AC के कंट्रोल्स थैंकफुली टच नहीं है, जो इवन आज टिगवान में ऑफर किए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ये बटन सारे, बहुत ही मतलब कुछ भी इसमें ओल्ड फैशन नहीं लगता। और थैंकफुली AC वेंट्स की जो पोजीशनिंग है जो इंडिया में होनी चाहिए वो मेरे बिल्कुल फेस पे है। प्लास्टिक्स दे आर इंटेक्ट। ये चीज़ें देखिए, ये स्लोमो हैं। जब मैं इसको खोलता हूँ तो मेरे सामने ये मिरर भी है और लाइट भी है और ये टिकट होल्डर भी है। मतलब ये तो आज की गाड़ियाँ भी जो है वो ज़्यादा 20-22 लाख में ऑफ़र आपको नहीं कर रही। और पार्क पायलट जैसी चीज़ है इसमें, फ्रंट सेंसर्स हैं तो पार्क पायलट कि आपकी गाड़ी के आगे मतलब 360 डिग्री कैमरा चाहे नहीं है, बट यू कैन सी इन द स्क्रीन के आपके आगे पीछे कितनी जगह है। वो रेड कर देता है उस चीज़ को अगर आपकी गाड़ी के आगे पीछे कोई बहुत पास में है, तो पार्किंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है पार्क पायलट से। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, जो कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा उसका फ़ैन हूँ, बट इट्स परफेक्टली ओके अगर आपकी कार में ऑटो होल्ड है तो ऑटो होल्ड भी है इसमें। स्टॉप गो ट्रैफिक में आप इसको ऑन कर दो, रेस दीजिए, ज़ोर से ब्रेक पे पैर रख दीजिए और डी में कार को रख के आप अपना आराम से खड़े रहिए, फिर रेस दीजिए, ब्रेक पे पैर रखिए और गाड़ी रुकी रहेगी। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गाड़ी को एन में डालना है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें आपको एक फीलिंग आती है कि यू आर कवर्ड फॉर फ्यूचर। आपको कोई चीज़ उकसा नहीं सकती। जो मेरे ग्लास भी है ये वाला, ये थोड़ा सा टिंट है इसमें 15-20% का ग्रीन कलर का, जिसके कारण गाड़ी की एक लुक जो है वो बड़ी सुंदर निकल के आती है जब ये खड़ी रहती है। अदरवाइज पडल लैंप्स हैं, जो ये साइड मिरर है इसमें हीटेड डिफॉगर काइंड ऑफ बना हुआ है, जिससे फॉग जो है वो हट जाती है एक क्लिक के साथ। बाकी चलिए लुक्स तो हैं ही। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि दिस कार वाज सो नियरली परफेक्टली मेड इन 2020 इटसेल्फ। मतलब अपार्ट फ्रॉम जो रियर स्पेस है इसकी, जो कि एवरेज है बिकॉज ऑफ द हम्प, बट हमारी छोटी फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, तो वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ गया है तो मुझे AC जो है वो चलाना पड़ा है। मैंने 21 पे AC किया है और अदरवाइज टेम्परेचर जो है वो 24 के आसपास है। और पसीना मुझे इसलिए आ गया बिकॉज गाड़ी साइड पे लगा के मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था और उसमें एक तरफ से धूप आ रही थी। तो अभी आप मान के चलिए कि फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है थोड़ी सी ड्रॉप हो। तो कितने किलोमीटर हम चला चुके हैं? 15 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं एंड राइट नाउ वी आर गोइंग बैक। तो जो मैं चीज़ आपसे कह रहा था कि आई एम वेरी हैप्पी विद द कार। और सर्विस कॉस्ट भी पहले साल तो कम थी बहुत, 8,000 के आसपास, फिर एक बार मेरे 13,000 लगे हैं और लास्ट ईयर मेरे 19,000 के आसपास लगे हैं। ये जो है ना, इसकी लिब्रिकेशन काफ़ी महंगी रहती है और 36,000 चल चुकी थी तो मेरे ब्रेक पैड्स भी उन्होंने एज़ पर द शेड्यूल चेंज जो है वो किए। तो एक आधी चीज़ कोई और थी यार, मतलब इसलिए खर्चा जो है वो थोड़ा बढ़ गया था। आई डोंट रिमेंबर, बट चलिए आप ये मान के चलिए कि सर्विस कॉस्ट इसके आसपास जो है वो रहती है। तो अभी लेकिन अभी वाली सर्विस जो है वो सस्ती होगी क्योंकि बेसिक सर्विस ही होगी, तो उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-11,000 के आसपास जो है वो लगेंगे। बट हर साल मैं 12,000 के आसपास गाड़ी जो है वो चला देता हूँ क्योंकि 100 किलोमीटर रोज़ की मेरी चलाई है और तीनों गाड़ियाँ मैं चलाता हूँ। पोलो भी चलाता हूँ, स्लाविया भी चलाता हूँ और टी-रॉक भी चलाता हूँ। टी-रॉक का बेसिकली क्या होता है, स्लाविया और इसमें क्या होता है, दोनों का टैंक में एक बार जैसे फुल करवा लिया तो जब उसके 2 स्टिक्स रह जाती हैं तो फिर उसको छोड़ देता हूँ और फिर स्लाविया उठा लेता हूँ। और स्लाविया का जब रिजर्व से थोड़ा सा ऊपर रहता है तो फिर मैं टी-रॉक को दोबारा निकाल लेता हूँ। मतलब इन दोनों कार्स
को मैं फंक्शनल रखता हूँ। पोलो को बेसिकली मैं जब कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना होता है, समान ढोना होता है ना, घर का समान, बिजली वाला या हार्डवेयर का कुछ भी, तो आई नो कि उसमें फिर ठीक है, चलो वो 12-13 साल पुरानी गाड़ी है, तो उसको उस तरीके से फिर यूज़ किया जाता है और उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन जो है वो किया जा रहा है अदरवाइज़। और अभी भी अगर आप मुझसे पूछो कि इसकी कोई कमियां पेशियां, तो नहीं यार, मतलब मुझे एकदम से कुछ याद नहीं आएगा कि आप मुझसे एकदम से पूछो कि टी रॉक में आपको क्या कमी लगती है, तो नहीं, कोई कमी नहीं है मेरी गाड़ी में। आपको लग सकता है जब आप पीछे बैठोगे कि आजकल जैसे हैरियर पर्टिकुलरली मैंने देखा है, बहुत अच्छी स्पेस है उसमें, इवन क्रेटा के जो इंटीरियर्स की जो लेआउट है, बट मेरे लिए दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी मच लाइक जो मेरा टेस्ट है ना, वो इट वेरी मच गोज़ विद दैट। हर चीज़ इसकी जो डिटेलिंग है एक चीज़ की, अगर सेंटर में मैं देखूं तो ब्रश्ड क्रोम के साथ हल्का सा 2 पिक्सल का बॉर्डर बनाया हुआ है विद पेंटागन काइंड ऑफ शेप, और बहुत ही क्लासी है हर चीज़ इसकी, मतलब एवरीथिंग सो वेल इंटीग्रेटेड। और ओवरऑल जो एक्सटीरियर डिज़ाइन भी है, जस्ट लुक एट द ब्रेक्स, ये देखिए हल्की सी मुझे ये टेम्पो वाले ने एकदम से लेफ्ट पे किया एंड आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट कि कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त है इसकी। तो जो पॉजिटिव्स है ना, दे बेसिकली दे आर सो पॉजिटिव, दे आर सो गुड। फिर आप नेट पिकिंग करोगे, बिना बात की कमियां निकालोगे, वो नेगेटिव्स हैं नहीं। एक तो ये जैसे हो गया ना, अपने आप रीसेट हो जाता है। दूसरा, कभी कभी जब गाड़ी गंदी होती है तो सामने जो इसका लोगो है, इस पे मिट्टी जब सेटल हो जाती है, डस्ट, तो फिर ये एरर आ जाती है कि जो AEB है वो काम नहीं करेगा। तो आप जैसे उसको साफ कर देते हो तो वो चला जाता है। बट कोई नया ड्राइवर होएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद गाड़ी में कोई माल फंक्शनिंग हो गई है। और माल फंक्शनिंग से याद आया, ये जो SOS का बटन है, ये इंडिया में फंक्शनल नहीं है, बट ये अपने आप रेड हो जाता है और लिखा आ जाता है कि गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाइए। कोई ये नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है कार में, बट ये आ जाएगा कि वर्कशॉप लेके जाइए, और जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो गाड़ी तो सब ठीक हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जितनी देर भी मेरे पास टाटा कर्व या नेक्सॉन जैसी गाड़ी रहती है, मीडिया फ्लीट की तरफ से जब गाड़ी दी जाती है ब्रांड की तरफ से मीडिया के लिए टू कवर, तो उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया है कि उसकी सस्पेंशन इंडिया के हिसाब से इतनी अच्छी है उन कार्स में कि फिर सडनली जब मैं इस कार को विलेज रूट्स में यूज़ करता हूँ, गिलपिंड या नारंगवाल या माणकवाल, टूटी फूटी सड़कें हैं यार भाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाटक वगैरह भी, तो सडनली व्हेन आई कम बैक टू माई VW स्कोडा कार्स, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ होता है कि यस, इनकी सस्पेंशन को डायनामिक्स के लिए ज़रूर ट्यून किया गया है, बट उतनी कंफर्ट नहीं है, उतना मुझे 30-40 पे ग्लाइड करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा रैटलिंग और थर्ड साउंड है ना, तो ये कमी नहीं है बेसिकली, बट ये एक कंपैरिजन है कि एक कार को क्या सोच के बनाया गया है, दूसरी कार को क्या सोच के बनाया गया है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे रास्ते बुरे होंगे, जिसके कारण मैंने ये 60 प्रोफाइल करवाई थी, तब बहुत ही बुरा हाल था लुधियाना का 3-4 साल पहले, मुझे हार के जो है टायर अपनी प्रोफाइल बड़ी करनी पड़ी, बट अभी थिंग्स आर ओके। बट वैसे रास्ते अगर होंगे तो डेफिनेटली टाटा की जो पर्टिकुलरली सस्पेंशन है, या इवन होंडा कार्स की जो सस्पेंशन है पर्टिकुलरली फॉर द एलिवेट, तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगी एज पर द ड्राइविंग कंडीशन। और थैंकफुली जो मेरे पास ये 2 कार्स हैं अपार्ट फ्रॉम स्लाविया, टी रॉक एंड पोलो। अब ठीक है, लोग कहते हैं कि हुंडई की रीसेल वैल्यू है डीजल क्रेटा की पर्टिकुलरली, इस गाड़ी के मेरे पास कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स दिल्ली, नोएडा में, गुड़गांव में, जो खड़े पैर ऑन द स्पॉट ओवरटेक, तो खड़े पैर जो हैं वो इसके अभी भी 40,000 के आसपास चली थी, तो दे आर रेडी टू पे अराउंड 17 to 18 लाख। तो अगर 22.50 लाख ऑन रोड मैंने ली थी कार, और आज अगर देयर इज काइंड ऑफ अ सेट ऑफ कस्टमर्स जो इन कार्स को समझता है, तो इफ दे आर विलिंग या रेडी टू पे दिस मच अमाउंट, तो फिर तो मेरे लिए रीसेल वाला फैक्टर भी खत्म हो गया। और जो ये कहते हैं कि VW स्कोडा कार्स की रीसेल कम है, देखिए इसमें एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देयर आर सेट ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर को अगर आप गाड़ी हाथ पे सर्विस रिकॉर्ड रख के बेचोगे, आपकी गाड़ी साफ़ है, मेरी पोलो का अगर 12 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है और गाड़ी मेरी साफ़ है, तो आपको फिर भी कस्टमर वैसे मिल जाएंगे पेशेंस के साथ अगर आप चलोगे, जो आपकी गाड़ी का अच्छी वैल्यू जो है आपको देंगे। सो देयर इज़ नो सच थिंग। तो ये बिल्कुल वही हिसाब है कि जैसे इसकी 1-2% मार्केट शेयर है वॉक्सवैगन स्कोडा की, वैसे ही इसके जो रीसेल में गाड़ी उठाने वाले कस्टमर्स भी कम हैं, बट जो हैं अगर आप उनको खरा सौदा दोगे तो फिर आपकी गाड़ी अच्छे से निकल जाएगी।
बट अगर आप सोचते हो कि गाड़ी भी आपने बाहर से सर्विस करवाई है, गाड़ी आपकी चलने में भी दुरुस्त नहीं है, और आप सोच रहे हो कि आपकी रीसेल जो है वो वैगनआर या ब्रेजा या क्रेटा या फॉर्च्यूनर जैसी क्यों नहीं है, तो यार ये तो गलत सोच हो गई ना। इसमें ब्रांड की गलती नहीं है, इसमें आपकी सोच ही गलत है। और हर ब्रांड की हर कार की रीसेल नहीं होती। टोयोटा की अगर फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू है तो मुझे बताओ आप हाइलक्स की कितनी है रीसेल वैल्यू, या टोयोटा यारिस की कितनी रीसेल वैल्यू है। आप हुंडई की मुझे टूजॉन की बता दीजिए रीसेल वैल्यू, मारुति की एस क्रॉस की बता दीजिए रीसेल वैल्यू। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ कार। तो वैगनआर तो ऐसी गाड़ी है कि वो पार्ले जी की तरह बिक जाती है यूज्ड मार्केट में भी, अच्छी है बुरी है वो निकल ही जानी है। तो हर कार वो लग्जरी एंजॉय नहीं कर सकती यार। आप अपनी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यूअर्स, गाड़ी चल चुकी है 21 किलोमीटर्स, और अभी फिर से जो है वो विलेज एरिया जो है वो आ चुका है। और जैसे आपने देखा बातें करते करते मैंने कोई वैसे नहीं है स्टैटिक नहीं चलाया कि मैं फ्यूल एफिशिएंसी के कारण कोई उसको ध्यान में रख के चला रहा हूँ। आई सिंपली ड्रोव के जैसे शहर में गाड़ी चलती है। तो अभी मैं फिर हिल विलेज में हूँ। अभी ये 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। तो लेट्स सी के घर जाके फ्यूल एफिशिएंसी फाइनली कितनी निकलती है। और जैसे मैंने आपको बोला था 44,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है, और कितना सोना लग रहा है नंबर 44,008। क्या खुशी मिलती है दिल को कि इतनी गाड़ी जो है मैं चला चुका हूँ। बिकॉज एक ना अंदर से ये भी फीलिंग आती है कि जितने पैसे आपने लगाया यू आर एक्सट्रैक्टिंग दैट वैल्यू। वो नहीं है कि ले ली और 4 साल में 8,000 ही चली है जी, 10,000 ही चली है। गाड़ियाँ होती ही चलाने के लिए, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घूमिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए, और अपने आप को सेफ भी रखिए। सिटी में अवॉइड राइडिंग टू व्हीलर्स। अगर प्रशासन को चिंता ही नहीं है हमारी रोड सेफ्टी की, तो फिर हमें भी फिर ज़्यादा चिंता नहीं है कि ट्रैफिक है या पोल्यूशन हो रहा है। बिकॉज प्रशासन गलियों में भी कहता है कि ट्रक्स, ट्रॉलीज भरे, ओवरलोडेड ट्रक्स, ओवरलोडेड ट्रॉलीज जो है वो जाएं, कोई बात नहीं। तो यार लाइफ तो एक ही है ना हमारी, फिर हम भी देखेंगे कि अपनी अपनी जो लाइफ है वो एक्सटेंड कैसे करनी है। विल फाइंड आवर ओन वेज। तो ये कारणों के कारण तो भाई मैं कहता हूँ कि टू व्हीलर थोड़ा कम चलाइए, गलियों गलियों में ही चलाइए। बट अगर सड़कों पे अगर आपने आना है तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी चलाइए। तो मैं तो देखिए ये रूल 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली गाड़ी A to B जाने के लिए है आपको, ताकि ऑटो या बस ना करनी पड़े, आप टू व्हीलर के कंपैरिजन में थोड़ा सेफर रहें। इसको बिल्कुल भी ऐसे यूज़ मत कीजिए कि इससे किसी का भी आप नुकसान कर दें। ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए है, फ्रॉम A to B जाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सरदार जी बुजुर्ग जा रहे हैं मैं ऐसे गाड़ी चलाऊं कि इनको खतरा हो जाए, इनके पास जाके ऐसे हॉर्न मार दूं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी यार, ठीक है ना। थोड़ी सी तो एक ये भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस रखिए कि कार आपकी कन्वीनियंस के लिए, बाकियों के लिए उत्पात मचाने के लिए या उनको तंग करने के लिए नहीं है। और ना ही ऐसे आपने चलानी है कि लोग, या ये जो दरवाजे खुले हुए हैं घरों के, इनके घर से कोई बच्चा बाहर आए तो उसका आप नुकसान कर दें। आप वो चीज़ कभी भी मत भूलिए कि यू आर वेरी लकी एंड वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया कि आप गाड़ी में हो, सर्दी गर्मी बारिश में, तो आप अपने आप को लकी महसूस कीजिए। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटिमिडेट करें बाकी लोगों को सड़क। और अभी मैं अपनी कॉलोनी में वापस आ चुका हूँ। गाड़ी चली है 23 किलोमीटर्स, और अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जस्ट व्हेन आई पार्क माय कार, व्हिच इज़ गुड। द नंबर सरप्राइजिंगली केम आउट रियली नाइस फॉर सच अ शॉर्ट ट्रिप। और यही ट्रिप अगर 100 किलोमीटर्स का होगा स्पेशली हाईवे पे, तो यार आई नो कि बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे नंबर्स आएंगे। अभी अभी एक वरना भी निकली है। इनका गैराज देखिए अब कितना अच्छा है। इनके पास पोलो है, इनके पास क्रेटा है, इनके पास वरना 1.5 ये जो लेटेस्ट वाली DCT, और इनके पास वर्टूस GT भी है। मतलब इन्होंने सारा क्लेश ही खत्म कर दिया है ज़िंदगी का। इन्होंने कोरियंस भी ले लिए और इन्होंने यूरोपियंस भी ले लिए। मतलब कोई मसला है ही नहीं। वैसे तो हमारे पास भी वैसे i20 है, तो बट वो देखिए वो ब्रदर की है। तो अभी मैं जो है वो पहुंच चुका हूँ। मैं पार्क करके आपको नंबर्स दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, here I go, let's park it। ये देखिए, ये इसके सेंसर्स काम करते हैं फ्रंट के, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं। और ऑटो होल्ड के कारण ये देखिए मैंने दोनों पैर हटा लिए, कोई मसला नहीं है। और ये अपने आप पार्किंग जो है इन्वॉल्व हुई है। आई गॉट लेट वाइल अप्लाइंग द ब्रेक, और अपने आप जो है गाड़ी ने ब्रेक लगाई है। और इसको मैं लगाता हूँ पार्किंग ब्रेक और P पे। तो ये बेसिकली AEB जो है वो इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं माइक्रो सेकंड डिले था मेरा ब्रेक अप्लाई करने में।
बिकॉज गाड़ी वॉज इन मोशन। और मैं आपको नंबर जो है वो क्विकली दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, एज यू कैन सी 17.7, 23 किलोमीटर्स हमने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और 28 किलोमीटर पर आवर की सिर्फ जो है मेरी स्पीड निकली है इसमें पूरे ट्रिप में, क्योंकि मैंने 50 मिनट्स जो है 50 मिनट्स के आसपास जो है वो गाड़ी चलाई है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये मेरा 44,000 किलोमीटर का जो ओनरशिप रिव्यू है वो अच्छा लगा होगा, और फ्यूल एफिशिएंसी को लेके भी जो हल्के फुल्के आपके डाउट्स थे, कुछ आपको मदद मिली होगी इसमें। एज यू कैन सी द एवरेज स्पीड इज़ वेरी लेस, इवन देन द एक्सट्रैक्टेड नंबर इज़ सो गुड, जिसमें मैं लाइट फुट ही चलाता हूँ गाड़ी, टायर प्रेशर भी मेंटेन करके रखता हूँ। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट प्ले अ रोल कि आपको परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी भी अगर चाहिए तो कैसे आप जो है वो निकाल सकते हैं। Visit volclub.com. Keep supporting, keep loving. Thank you so much.